दोस्तों, हमारे संसार में जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसके अनुसार जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां किसी व्यक्ति की मौत समय से पहले ही अस्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब फिर चाहे उसका कारण एक्सीडेंट हो, मर्डर हो या फिर कुछ और, यानी जब व्यक्ति की मौत संदिग्ध हालत में या उस अवस्था में होती है जब मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता, तो उस केस में मौत के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन इसी पोस्टमार्टम के पीछे एक ऐसा काला और डरावना सच भी जुड़ा हुआ है जो यकीनन आपको हैरान और परेशान कर देगा। पर उसके लिए भी आपको इस वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पोस्टमार्टम होता क्यों है, इसे कैसे और कब किया जाता है और कौन इसे कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पोस्टमार्टम उस स्थिति में किया जाता है जब व्यक्ति की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये एक सर्जरी की तरह ही होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर की चीर-फाड़ की जाती है। इसे ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है तो पुलिस की परमिशन के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पोस्टमार्टम एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। ये वो डॉक्टर होते हैं जो बीमारियों की प्रकृति और उनके कारणों का पता लगाने में माहिर होते हैं। आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में खास तौर पर पोस्टमार्टम की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही पुलिस ये जान पाती है कि मौत की वजह क्या है। क्या मृतक को जहर देकर मारा गया है, या फिर उसकी मौत मारपीट की वजह से हुई है, या फिर मरने का कारण दम घुटना है, या फिर मौत कितने घंटे पहले हो चुकी है। इन सभी सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही मिल पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मृतक से जुड़े किसी भी मामले में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काम आती है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि पोस्टमार्टम करने से पहले घर वालों की मंजूरी भी जरूरी होती है। बिना परिजनों की इजाजत के पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मौत से 6 से 10 घंटे के भीतर ही पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद डेड बॉडी में काफी सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और डेड बॉडी अकड़ने या फूलने लगती है। अगर साफ शब्दों में कहें तो डेड बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है और इस वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का पता नहीं लग पाता। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो भी चुका है जब बॉडी के लेट रिकवर होने या खराब होने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रभावित हुई हो। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पोस्टमार्टम केवल दिन में ही किया जाता है। लेकिन अब यहाँ आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर रात में क्यों नहीं। तो दरअसल दोस्तों, रात में पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रात में बिजली की रोशनी में खून का रंग बदल जाता है और ये लाल की जगह बैंगनी दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही चोट का रंग भी बदला हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से डॉक्टर को पोस्टमार्टम करने और मौत के सही कारणों तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते रात के समय में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। लेकिन अब रात के समय में भी पोस्टमार्टम किए जाने की मांग उठ रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों और दूर दराज के क्षेत्र जहां पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्था नहीं है, वहां के लोगों को शव के पोस्टमार्टम के लिए काफी दूर आना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी रात भी हो जाती है और रात के समय उस बॉडी का पोस्टमार्टम न करने से सुबह तक आते आते वो बॉडी खराब हो जाती है और मौत के कारणों का सही पता नहीं लग पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोस्टमार्टम 2 तरह से किया जाता है। पहला बाहरी तौर पर और दूसरा आंतरिक तौर पर। बाहरी तौर पर व्यक्ति के शरीर की बाहरी स्थिति का परीक्षण किया जाता है, जैसे कि मृतक के शरीर का विकास कैसा है, मृतक का स्वास्थ्य कैसा था, उसका जेंडर क्या है, यानी कि वो स्त्री है या पुरुष, उसकी त्वचा और बालों का रंग कैसा है, कहीं उसके शरीर पर कोई चोट का निशान वगैरह तो नहीं है। ये तमाम तरह की चीजें बाहरी परीक्षण में देखी जाती है। शव की बाहरी जाँच के बाद फिर शरीर के आंतरिक अंगों की जाँच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि शरीर में कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, कहीं कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, या फिर आंतों में किसी प्रकार का सूजन तो नहीं है, किसी खास अंग में भीतरी तौर पर कोई विशेष बदलाव तो नहीं है। इस जांच के लिए शरीर को चीर कर खोला जाता है और पोस्टमार्टम के बाद उसको टांके लगाकर सील भी दिया जाता है। साथ ही इस दौरान ये भी देखा जाता है कि मृतक के शरीर के कौन कौन से अंदरूनी अंग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं और अगर घर वालों की परमिशन होती है तो ठीक तरह से काम कर रहे अंगों को निकाल कर जरूरतमंद लोगों को डोनेट भी कर दिया जाता है, जिससे किसी दूसरे इंसान को नई जिंदगी भी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस काम का एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है, क्योंकि यहाँ कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस काम को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। दरअसल ये डॉक्टर इन अंगों को बिना घर वालों की इजाजत के ही निकाल लेते हैं और फिर बाजारों में उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंगों के ट्रांसप्लांट के लिए इनकी खरीद और बिक्री के लिए एक ब्लैक मार्केट बनाया गया है, जहां पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ अवैध रूप से इन अंगों को बेचा और खरीदा जाता है, जहां एक एक अंग की कीमत लाखों में होती है। अब क्योंकि जिंदगी तो हर एक इंसान को प्यारी है, इसलिए लोग भी बेझिझक एक एक अंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए चुकाने को तैयार रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव अंगों की तस्करी का ये रैकेट इतना छोटा नहीं है,
बल्कि इसके तार ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े हुए हैं। इस गोरख धंधे में बड़े से बड़े सरकारी अफसर और मंत्री तक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव अंगों की ये कालाबाजारी किसी अकेले के बस की बात नहीं है। आए दिन किसी न किसी डॉक्टर या संस्था पर मानव अंगों की तस्करी और कालाबाजारी के आरोप लगते ही रहते हैं, और जो भी व्यक्ति इनकी राह में रुकावट बनता है उसे चींटी की तरह मसल कर रास्ते से हटा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ साल 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला था। दरअसल लखनऊ के इरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज पर यह आरोप लगा था कि वहां मानव अंगों की तस्करी होती है। दरअसल बात 11 सितंबर 2020 की है। आदर्श कमल पांडे नाम के एक 27 साल के लड़के को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। एडमिट होने के बाद आदर्श को पता चला कि वहां मानव अंगों की तस्करी भी हो रही है। 15 सितंबर को आदर्श ने अस्पताल की ये काली सच्चाई अपनी बहन को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बताई और इस केस का विटनेस बनने को भी कहा। लेकिन जैसे ही ये बात अस्पताल प्रशासन के कानों में पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही आदर्श को जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद आदर्श ने अपनी बहन से फोन पर रिक्वेस्ट की कि उसे जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। घर वालों ने अस्पताल प्रशासन को आदर्श को डिस्चार्ज करने की बात कही। पहले तो डॉक्टर्स ने आनाकानी करी, लेकिन घर वालों के दबाव के बाद आदर्श को लखनऊ के ही इरा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। आदर्श जब इरा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा था तो उसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही खबर आई कि आदर्श कोरोना के चलते मर चुका है। लेकिन आदर्श के घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि आदर्श कोरोना से पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। ये सब इन दोनों अस्पतालों की मिली भगत थी, जिससे वो अपनी इस कालाबाजारी को सार्वजनिक होने से बचा सके। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी हाल ही में यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा में भी फर्जी कागजात तैयार कर बांग्लादेशी नागरिकों की किडनी और अन्य अंग ट्रांसप्लांटेशन का कारोबार करने वाले गैंग को पकड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, ये सब तो वो केस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, वरना देश और दुनिया में हर दिन न जाने कितने मानव अंगों की तस्करी होती है। पर हमारे कमजोर कानूनों के चलते ऐसा करने वालों में कोई झिझक और भय नहीं है, क्योंकि अगर गलती से ये सब करने वाला कोई व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाता है तो रिश्वत और अपनी जान पहचान के दम पर कुछ ही समय के बाद वो बाहर भी आ जाता है, और बाहर आते ही फिर से शुरू कर देता है मानव अंगों की कालाबाजारी का ये पूरा कारोबार। क्योंकि उसे भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो फिर से गिरफ्तार होगा भी तो सत्ता में बैठे उसके नुमाइंदे उसे ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रहने देंगे। देश में हालात आज इतने बदतर हो चुके हैं कि शिकायत करने के बाद भी आम और गरीब लोगों की सुनने वाला कोई नहीं रहा है। गरीब और आम आदमी आज दोहरे दर्द से गुजर रहा है। एक तो अपनों को खो देने का दर्द और दूसरा चोरी छिपे उनके अंगों की कालाबाजारी का दर्द, और इस दर्द को लिए वो प्रशासन के सामने घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। पैसे के लिए अपना ईमान बेच चुके इन डॉक्टर्स को तो अब बस हर एक मरीज, हर एक मृतक पैसे की गठरी नजर आता है। लेकिन ऐसा करने वाले डॉक्टर्स और उनका साथ देने वाले लोगों को हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि हिसाब सबका होता है और अपने कर्मों की सजा सभी को मिलती है। तो धैर्य रखिए, नंबर आपका भी जरूर आएगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। बाकी दोस्तों, आपका ऐसे डॉक्टर्स और लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो मानव अंगों की तस्करी करते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? अगर लगता है तो आपके अनुसार ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।